हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज है डे 19। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर यानी कि बिजनेस स्टडीज की बुक नंबर 2। सो बिजनेस स्टडीज की सिर्फ बुक 2 बची है। इंडियन इको के भी एक दो चैप्टर है, अकाउंट्स भी ऑलमोस्ट खत्म ही है एंड यहाँ पे हमारी पूरी वन शॉट सीरीज, पूरी वन शॉट मैराथन खत्म हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी एग्जाम ब्रेक में स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल सिलेबस रिविजन सारा कुछ प्लान कर रखा है। लेकिन उससे पहले एक बार वन शॉट रिविजन तो करना जरूरी है ना। सो वन शॉट भी हमें करनी ही है। तो सबसे पहले तो कमेंट में जाके डे 19 तुम्हारे नाम की अटेंडेंस मेरे को मिलनी चाहिए एंड उसके बाद मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, कितना तुमने कर लिया है, एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है, कोई टेंशन है, कोई डाउट है, कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बाकी तुम्हें पता ही है व्हाट्सएप पे सारे एमसीक्यूज मिलेंगे आफ्टर द क्लास एंड टेलीग्राम पे तुम्हें जो है नोट्स मिल जाएंगे, तो हर जगह जाके फॉलो कर लो क्योंकि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी हमारी है। हम खुद एसआरसीसी पास आउट्स हैं तो तुम्हें भी वहीं तक लेकर जाएंगे, ठीक है। सो जल्दी से अटेंडेंस लगा दो एंड आ जाओ, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज है कि किसी भी बिजनेस को जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए पैसे की, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिजनेस को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस का क्या मतलब है? वो सारा पैसा जो किसी भी बिजनेस को चाहिए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए, उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमें अपने लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट के लिए भी चाहिए, ये हमें अपने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए, ठीक है। सिंपल भाषा में बोला जाए कि बिजनेस को अगर सरवाइव करना है, हर रोज डे टू डे एक्टिविटीज करनी है तो भी पैसा लगेगा। अगर तुम्हें इन द लॉन्ग टर्म बिजनेस को ग्रो करना है तो भी पैसा लगेगा। तो पहले ही दिन से पैसा आना चाहिए, पैसा चाहिए तभी बिजनेस चलेगा, बिना पैसे के बिजनेस नहीं चलेगा। शायद कोई एक आध एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो बिजनेस चल सकता है, पर पैसे के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बिजनेस को चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी चाहिए सर्वाइवल के लिए, डे टू डे खर्चे के लिए, लॉन्ग टर्म में भी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स में चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। अब इसी पैसे को जब मैं मैनेज करने लग जाऊंगी, इसी फाइनेंस को जब मैं मैनेज करने लग जाऊंगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है बच्चा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एक्वायरिंग फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुम क्या कर रहे हो? पैसे को मैनेज कर रहे हो। पैसा कहां से आएगा वो भी मैनेज करना है। पैसा कहां पर यूटिलाइज होगा, कहां पर इस्तेमाल होगा, कहां पर पैसा लगाया जाएगा, वो भी मैनेज करना है। कि जहां से पैसा उठा रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, वो भी सही जगह हो, कम से कम रेट पे पैसा उठाएं, और जहां पर पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी सही हो, एकदम इफेक्टिव और केयरफुल तरीके से अपने पैसे को यूटिलाइज करें, ठीक है। सो दैट हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो भी पूरा हो जाए। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स की, जिसने भी हमें पैसा दिया है ना, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी ऑब्जेक्टिव, उनकी भी एक्सपेक्टेशन पूरी हो सके, ठीक है ना। सो जैसे हम बुक 1 में मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं कि बिजनेस को मैनेज करना है, बुक 2 में वैसे ही पढ़ेंगे कि हमें फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, पैसा कहां से आया, कहां लगा, इस पूरी चीज को मैनेज करना यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? रोल क्या है? एसीआईडी एसिड, ठीक है। रोल क्या क्या है? सबसे पहले लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग दोनों ही हम इसके अंदर करते हैं, दोनों ही चीजों को हम मैनेज करते हैं। चाहे मुझे शॉर्ट टर्म में अपनी डे टू डे चाहिए, रेंट का, बिजली का, पानी का, रॉ मटेरियल का, सैलरीज का खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट जो मेजरली मेरी होती है, अगर मुझे वो चाहिए तो वो भी इसके अंदर मैनेज होगी। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में एसेट खरीदना है, फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हाटएवर, तो वो उसके लिए भी पैसा चाहिए, उसको मैनेज करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी विच विल अफेक्ट द हमारे बिजनेस का P&L, ठीक है। अच्छा, कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट, कहते हैं करंट एसेट कौन से होने चाहिए, वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या क्या होना चाहिए, वो भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। कितना पैसा उधार पे देना है, शॉर्ट टर्म एसेट होगा ना, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म जितनों को हमने लेंडिंग करी हुई है, कितना हमें अपना रॉ मटेरियल रखना है, कितना फिनिश गुड रखना है अपनी इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें बिजनेस के प्रॉफिट को, लिक्विडिटी को अफेक्ट करती हैं। इन सबको भी मैनेज करना पड़ता है क्योंकि इनके बेसिस पर ही हमारा बिजनेस चल सकता है। अगर तुमने बहुत सारा पैसा, मतलब बहुत सारा इन्वेंट्री अगर तुमने इकट्ठा करके रख लिया, तो कैश नहीं बचेगा तुम्हारे पास, है ना, कैश क्रंच हो जाएगा, ठीक है ना।
आइटम्स इन द पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स तुम्हारे आएंगे? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा है या डिविडेंड का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है तो तुम्हारा पी एंड एल उससे जो है अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, जिसकी अगेन हमें जो है मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, जिसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, लॉन्ग टर्म में हमें अपना जो पैसा लेना है वो डेट से लेना है या इक्विटी से लेना है, वो भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि डेट पे अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, इक्विटी पे अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो लॉन्ग टर्म में पैसा कहां से आएगा वो भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सिवियरली बिजनेस के फाइनेंस को अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं बिजनेस के लिए, ये सारी चीजें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, इसीलिए इन सारी चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें पढ़नी है। अगला, साइज एज वेल एज द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा, करंट एसेट में कितना इन्वेंट्री में पैसा डालें, है ना, कितना उधार पे पैसा दे, कितना उधार पे सामान दे। सिमिलरली फिक्स्ड एसेट में भी हम कितना पैसा कहां पर लगाएं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में पहले तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, हजारों से काम नहीं होता। दूसरी चीज, बहुत लंबे टाइम के लिए लार्ज सम ऑफ मनी भी है और वो बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो भैया कर दिया, सालों तक का अब तुम्हारा कमिटमेंट हो गया, अब वो सालों तक तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। वर्किंग कैपिटल तो शायद छोटे टाइम में ही इफेक्ट करेगा, फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा तो सालों तक तुम्हें तंग कर सकता है। सो बहुत जरूरी है ये चेक करना कि कहाँ पे फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाया जाए, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना क्यों है ये तो मैंने बताया है ना, कि क्या क्या करना है, अपना फिक्स्ड एसेट देखो, करंट एसेट देखो, डेट देखो, इक्विटी देखो, बिकॉज उससे बिजनेस का एक्सपेंस पी एंड एल अफेक्ट होगा। पर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें पता है कि पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है। क्या? बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो इंसान हमें पैसा दे रहा है, जो भी इंसान हमें पैसा दे रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, हमें उस इंसान को मैक्सिमम रिटर्न देना है, हमें उस इंसान को मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के देना है। कौन लगाता है बिजनेस में पैसा? बिजनेस के ओनर्स, बिजनेस के शेयर होल्डर्स ही तो होते हैं, जो अपने पैसा बिजनेस में लगाते हैं और बिजनेस के शेयर खरीदते हैं। तो किसी भी बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने ओनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना, उनको उनके लगाए हुए पैसे पे मैक्सिमम रिटर्न ला करके देना, ये किसी भी बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे कंपनी के ओनर। दिस ऑल्सो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट? इफ देयर इज एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी बिजनेस है, छोटा है बड़ा है, वो बिजनेस चल ही इसलिए रहा है ताकि उसका जो मालिक है वो अपने सपने पूरे कर सके, वो अपने गोल पूरे कर सके, और उसका गोल क्या है? अपना सपना, मनी मनी। तो उसका गोल क्या है? मनी। तो शेयर होल्डर को भैया ज्यादा पैसा मिले, उसकी मैक्सिमाइज, देखो इसमें मेन वर्ड क्या है? मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। ये मेन वर्ड है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर का पैसा, ठीक है, उसकी मनी, उसकी वेल्थ। शेयर होल्डर को दो तरीके से बेनिफिट मिलता है। एक तो क्या? उसकी शेयर का प्राइस ऊपर जाता रहता है। हम सबको पता है स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो शेयर होल्डर का पैसा बढ़ेगा। और दूसरा, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। यू ऑल नो अबाउट दिस, 12th क्लास के बच्चे हो, यू आर वेरी वेल नो अबाउट डिविडेंड। हम अपने नेशनल इनकम में भी पढ़ते हैं, तुम अपने कंपनी अकाउंट्स में भी हर जगह पढ़ते हो, राइट? सो शेयर होल्डर्स को एक तो डिविडेंड मिलता है और दूसरा उसके शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। इन दोनों ही तरीकों से जो शेयर होल्डर है उसका बेनिफिट होगा और उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकती है। ओके, अच्छा जी, हमें ये कैसे कर सकते हैं? शेयर होल्डर्स का वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज करें, ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करें अपना? अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। कहते हैं जब भी पैसा चाहिए हो बिजनेस को, तो उसको सही कॉस्ट पे अगर अवेलेबल हो जाए तो शेयर होल्डर का फायदा होगा। अच्छा जी, उस पैसे को सही से यूटिलाइज किया जाए, पैसे को कहीं वेस्ट ना किया जाए, कहीं भी करप्शन ना हो, कहीं पैसा खा ना जाए, है ना, पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, तो भी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। पैसे को सेफ रखा जाए, रिजर्व्स बनाओ, प्रोविजंस बनाओ, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो, है ना। तुमने सबने पढ़ा है ना, प्रोविजन एंड रिजर्व बनाते हैं ना हम, ठीक है ना, कंटिजेंसी फंड्स भी बनाते हैं हम, तो पैसे को सेफ रखा जाए, ठीक है। अगला, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाए, एक बैलेंस बनाया जाए डेट और इक्विटी के बीच में। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बैलेंस बनता है डेट एंड इक्विटी का, एंड किस बेसिस पे शेयर होल्डर का फायदा जो है निकाला जाता है, ठीक है। बट कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जो डेट और इक्विटी का सही बैलेंस हो ताकि शेयर होल्डर का फायदा हो सके। सो ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है।
ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा पूरे का पूरा चैप्टर है, इसके अंदर 3 डिसीजंस हम पढ़ते हैं, ठीक है? एक जो हमारे बिज़नेस फाइनेंस के अंदर आती हैं। एक तो इन्वेस्टिंग डिसीजन, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है डिविडेंड डिसीजन। बहुत सिंपल सा मैं तुम्हें समझा देती हूँ, तीनों का मतलब क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, मान लो आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहले तुम उस पैसे को कहीं न कहीं से लेकर आओगे, उस पैसे को कहीं न कहीं से एक्वायर करोगे। फिर उस पैसे को, जो अब पैसा आ गया मेरे पास, तो ऐसा तो नहीं है कि पैसे को बैठ के निहारूंगी, यार ये पिंक पत्ती अच्छी लग रही है, ग्रीन पत्ती ऐसे लग रही है, ऐसा नहीं करूंगी। बैठ के निहारूंगी तो नहीं पैसे को, क्या करूंगी पैसे को, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगी। अच्छा, अब जब पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या कभी अपना पैसा वापस नहीं लूंगी? अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या कभी वापस नहीं लूँगी? लूँगी ना पैसा। और मैं बोलूँगी कि अगर मैंने ₹50 इन्वेस्ट करे हैं, ₹100 इन्वेस्ट करे हैं, तो तुम वापस मुझे ₹110 दो, ₹120 दो, प्रॉफिट के साथ ही वापस लूँगी ना। तो फिर मैं क्या करूँगी, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको रिटर्न वापस लेकर आऊँगी और विद प्रॉफिट वापस लेकर आऊँगी। ठीक है ना? और फिर जो भी पैसा मेरे पास आया उसको दोबारा इन्वेस्ट करूँगी। मतलब ये पूरा साइकिल है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसा आए कि मैं पहले कहीं से पैसा लेकर आऊँ, कहाँ से पैसा लाऊँगी? वो भी मैं बताऊँगी। फिर जो पैसा आ गया उसको बैठ के देखूँगी तो नहीं कि आए मेरा पैसा, ऐसा तो नहीं करूँगी। उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूँगी, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूँगी। अब इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि कभी वापस ही नहीं लूँगी, तो फिर उस पैसे को वापस लूँगी और विद प्रॉफिट वापस लूँगी। तो टोटल 3 ही काम हम अपने पैसे के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पैसा कहाँ से एक्वायर किया जाए? पैसा कहाँ से एक्वायर किया जाए? वो हम पढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर कि हम 2 जगह से पैसा एक्वायर कर सकते हैं, या तो डेट से या तो इक्विटी से, या तो बोरोड फंड्स डेट, या तो शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड यानी कि इक्विटी। 2 ही जगह से पैसा आप एक्वायर कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब जो पैसा एक्वायर कर लिया, उस पैसे को फिर तुम कहीं इन्वेस्ट करोगे। उस पैसे को फिर तुम कहीं इन्वेस्ट करोगे, या तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करोगे, वर्किंग कैपिटल में, या तो तुम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, या तो तुम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे फिक्स्ड एसेट में। अच्छा, लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं, ठीक है? इसीलिए इन्वेस्टिंग डिसीजन का ही दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी होता है। इन्वेस्ट या तो शॉर्ट टर्म में करोगे या तो लॉन्ग टर्म में। जो लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। इसीलिए इस डिसीजन को भी बहुत बार कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कैपिटल बजटिंग का, मतलब क्वेश्चन है इन्वेस्टिंग डिसीजन का, ठीक है जी। अब जो पैसा आ गया, अब जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसको वापस मांगोगे, विद प्रॉफिट वापस मांगोगे, तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब जो प्रॉफिट आ गया, फिर से उसको बैठ के निहारूंगी तो नहीं, हाय मेरा प्रॉफिट कितना अच्छा लग रहा है, चलो इसको यहीं पड़े रहने दो, ऐसा तो नहीं करूंगी। उस प्रॉफिट को फिर से कुछ ना कुछ तो उसका करूंगी मैं। तो क्या करूंगी? या तो उस प्रॉफिट को दोबारा से री इन्वेस्ट कर दूंगी बिजनेस में, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, है ना? पढ़ा होगा अकाउंट्स में, इको में। या फिर उस पैसे को मैं अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दूंगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो अब ये 3 तरीके के डिसीजन मुझे लेने हैं। प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करूं या डिविडेंड में बांटूं। एक, प्रॉफिट को डेट से उठाऊं, सॉरी, पैसे को डेट से उठाऊं या इक्विटी से उठाऊं। दूसरा डिसीजन। तीसरा डिसीजन कि लॉन्ग टर्म में लगाऊं, शॉर्ट टर्म में लगाऊं, कहां पैसा लगाऊं और किस बेसिस पे, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं। तो 3 डिसीजन अब मुझे लेने पड़ेंगे। एक एक करके इन तीनों डिसीजन को समझते हैं। सबसे पहला आता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये कौन सा था? इन्वेस्टिंग डिसीजन। उसी का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है? इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट में जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसकी बात यहाँ हो रही है। मोर देन 1 ईयर यूजुअली होता है, ठीक है? इससे कंपनी का ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क सारा कुछ इफेक्ट होता है, और वो भी लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है? और हम इसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल से ही फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट का पैसा चाहिए। 10,000 कोई इन्वेस्ट नहीं करता, 10 लाख, 10 करोड़ ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? और ये इरिवर्सिबल है भैया, लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल आज मंगवाया कल खत्म, नहीं भाई, पूरी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो बिल्डिंग को बनने में, बिकने में, चलने में 10, 15, 20 ईयर्स लग जाएंगे। तो इरिवर्सिबल है, बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है।
और लॉन्गर पीरियड के अंदर पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि आज प्रोडक्ट बेचा, कल पैसा आ गया। भाई 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद शायद तुम्हारा पैसा वापस आएगा। तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में पैसा वापस मिलेगा, तब तक तुम्हें शांति से बैठना पड़ेगा। तो और तब तक तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि कहीं और से घर चलाने का पैसा आ रहा हो, ठीक है ना? और इससे तुम्हारे बिज़नेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा कि लॉन्ग टर्म में बिज़नेस किस दिशा में जा रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, वो इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से, ठीक है? तो बिकॉज़ ऑफ दिस हमारा ये जो कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वजह से, ठीक है? अच्छा, अब क्या-क्या फैक्टर हैं जो इसको अफ़ेक्ट करते हैं, एक-एक करके वो देखते हैं। सबसे पहला मेरे पास आता है रिस्क इन्वॉल्व्ड। सबसे पहला मेरे पास क्या आता है, रिस्क इन्वॉल्व्ड। कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है? तो बहुत सिंपल बात है, अगर किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा, तो मैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगी। किसी चीज़ में कम रिस्क होगा, तो मैं उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहूँगी। बहुत सिंपल सी बात है ना? तो डिसीज़न रिक्वायर्स अ जजमेंट ऑफ द फ्यूचर इवेंट कि फ्यूचर में क्या होगा, वो तुम्हें जज करना पड़ेगा। काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता, बट फिर भी तुम एक एस्टिमेट लगा सकते हो। तुम एक एस्टिमेट लगा सकते हो अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, अपने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके तुम एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि शायद ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में ऐसा होगा, ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में वैसा होगा, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा रिस्की है। थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना रिस्क होगा फ्यूचर में, और उसके बेस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे उस चीज में जिसमें रिस्क कम है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है बेटा, ये हर कंपनी के लिए अलग हो सकता है। किसी कंपनी को चाहिए कि मुझे रेगुलर कैशबैक आ रहा हो, किसी को चाहिए कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, किसी के लिए रिस्क बहुत जरूरी है कि कम से कम रिस्क, किसी के लिए कि रिस्क तो ज्यादा ले लूंगा पर रिटर्न बहुत ही ज्यादा चाहिए, ठीक है ना? किसी को लोकेशन जरूरी है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए। तो हर एक कंपनी के लिए ना अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। हर एक कंपनी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है तो अलग अलग क्राइटेरिया चेक कर रही है। तो मतलब लेट्स से मैं एक टेबल बनाऊं, उस टेबल में मैं लिखूं सारे क्राइटेरिया ABCDE और उनको अपने हिसाब से वेटेज दे दो कि इसका 20% वेटेज है, इसका 20% वेटेज है एंड सो ऑन। और फिर देखूं कि कौन सा किस में बेहतर है, कि प्रोजेक्ट ए जो है उसमें क्या है, प्रोजेक्ट बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ठीक है ना? और फिर मैं देखूं तो उसमें उस मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी प्रोजेक्ट सबसे ऊपर रैंक करेगा मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है? अलग अलग हमारे जो है क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? हम हमारे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को रैंक करेंगे। मतलब मेरे लिए कैश फ्लो सबसे जरूरी हो सकता है, तो जिसका कैश फ्लो बेस्ट वो मेरे लिए बेस्ट। तुम्हारे लिए रिटर्न सबसे जरूरी हो सकता है, तो जिसका रिटर्न सबसे बेस्ट वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट। सो हर कंपनी का अलग होगा, ठीक है ना? अच्छा, हम रैंक करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी बाय यूजिंग द वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो तुम बीकॉम में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है। जैसे कि एनपीवी निकाल के देख सकते हो, पे बैक पीरियड देख सकते हो, आईआरआर चेक करते हो, ठीक है, एक्सआईआरआर चेक करते हो। बहुत सारी अलग अलग चीजें हम चेक करते हैं, बीकॉम में तुम सारी पढ़ोगे, ठीक है? और इनके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल होगा, और अपने हिसाब से अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रैंक कर सकते हो, ठीक है? अगला आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सिंपल बात है, जिसमें से रिटर्न यानी कि प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है ना? जिसका भी मैक्सिमम रिटर्न होगा उसको तुम सिलेक्ट करोगे प्रोजेक्ट। अगला है कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसा है उस प्रोजेक्ट का? जैसे बहुत सिंपल बात है, जब मैं अपने बैच के लिए एनरोलमेंट्स लेती हूँ तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि भैया मैं तुम्हें पूरा साल पढ़ाऊंगी। अभी क्लास 12 शुरू हुई अप्रैल में, अगले साल फरवरी में पेपर है ना, तब तक मैं पूरा साल तुम्हें पढ़ाऊंगी। पर तुम्हें मुझे पैसा अभी देना पड़ेगा। अप्रैल में जब ज्वाइन करना है सारी फीस अभी दे दो, पर मैं पढ़ाऊंगी पूरा साल। तो मेरी कमिटमेंट कितनी है? पूरा साल। पर मेरा कैश फ्लो बहुत खराब है कि मुझे एक ही बार में पैसा आ जाएगा, पूरा साल पैसा मेरे पास नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि मतलब प्रोडक्ट बिजनेस में क्या होता है, हर महीने सेल होती है, हर महीने पैसा आता है, हर महीने सेल, हर महीने पैसा। पर मेरे पास एक ही बार पूरा पैसा आ जाता है, फिर पूरा साल पैसा नहीं आता, बस मुझे पढ़ाना होता है, ठीक है? सो ये अलग अलग तरीके के कैश फ्लो हैं, अलग अलग तरीके के कैश फ्लो है। मेरा रेगुलर कैश फ्लो नहीं है। प्रोडक्ट बिजनेस का रेगुलर होता है कि हर महीने सेल होगी, हर महीने पैसा आएगा, ठीक है ना? तो कैश इज लाइकली टू बी जनरेटेड
जब हम कैश इज लाइकली टू बी जनरेटेड व्हेन इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। कंपनी मस्ट एनालिसिस द ड्यूरेशन इन विच कैश इज लाइकली टू जनरेट। जैसे कि अगर आप हाइड्रो पावर, टेलीकॉम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा कैश वापस आने में। सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह ले रहे हो तो इनमें क्विक कैश आएगा। जैसे कि अगर मैं एजुकेशन में बात करूं तो एजुकेशन में मुझे कुछ नहीं करना भाई, एक कोचिंग सेंटर खोलूंगी, 2 महीने, 4-5 महीने, 1 साल के अंदर अंदर मेरा कैश आना शुरू हो जाएगा। पर अगर मुझे हाइड्रो पावर प्लांट खोलना है तो इसको तो बनाने में कई साल लग जाएंगे, फिर उसको चलाने में कई साल लगेंगे, कई सालों बाद जाके मेरा पैसा वापस आने लगेगा, ठीक है ना। सो लॉन्गर टाइम पीरियड है या शॉर्टर टाइम पीरियड है, उसके बेस पे प्रोजेक्ट तुम सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगला, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं, ये आपके फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए बहुत जरूरी है। दो ही सोर्स हो सकते हैं, या तो इक्विटी या तो डेट, ठीक है। इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। इक्विटी वो होता है जो आपका शेयर होल्डर, आपका ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है। डेट वो पैसा होता है जो आप अपने डेटर से, किसी से उधार पे पैसा ले रहे हो, लोन की फॉर्म में जो पैसा ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल है, ठीक है। और ये क्या है, पार्ट ऑफ लोन कैपिटल है, लोन की फॉर्म में ये पैसा आपको मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है उसको तुम्हें डिविडेंड देना पड़ता है, पर वो जो डिविडेंड है तभी मिलता है जब प्रॉफिट आएगा। अगर तुम लॉस में हो तो डिविडेंड का सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम प्रॉफिट में हो तो भी तुम्हारी मर्जी, कंपनी की मर्जी है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या नहीं देना। पर लोन में ऐसा नहीं होता, डेट में ऐसा नहीं होता। चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, इंटरेस्ट तो फिक्स रहेगा। और इंटरेस्ट वो हर महीने या हर 6 महीने में देना ही पड़ेगा। चाहे तुम प्रॉफिट में हो चाहे तुम लॉस में हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है। शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है, वो हर एक मीटिंग में वोट कर सकता है, डिसीजन में इफेक्ट ला सकता है। लेकिन इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, इनको बस इनका इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी अपना काम जैसे मर्जी करे, ये दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिडीम नहीं हो सकते ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी क्या करती है ना, अपने शेयर बेचती है। अब ना तुम वो शेयर वापस कंपनी को नहीं दे सकते। तुम वो शेयर किसी दूसरे, जनता में, आम जनता में किसी दूसरे इंसान को वो शेयर बेच दो, अपना पैसा निकाल लो, पर वो शेयर कंपनी कभी वापस नहीं लेगी। अगर कंपनी ने एक बार शेयर बेच दिए तो कंपनी कब वो शेयर वापस लेगी, ओनली एंड ओनली जब कंपनी बंद होगी तब। वरना जब तक कंपनी चलती रहेगी उसके शेयर कभी वापस नहीं होंगे। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता, इधर एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, 5, 10, 15 साल के अंदर पूरे का पूरा लोन का पैसा तुम्हें वापस करना ही पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट, डिविडेंड की तो टैक्स रिडक्शन होती ही नहीं है, और इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। मतलब डिविडेंड जो है वो तुम अपने प्रॉफिट में से देते हो, और प्रॉफिट तो कैलकुलेट ही किया जाता है टैक्स पर भरने के बाद। तो टैक्स भरने के बाद डिविडेंड तुम दे सकते हो। पर जो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट क्या है, एक कॉस्ट है, ठीक है। तो लेट्स से टोटल कॉस्ट 1 लाख थी, मतलब बाकी चीजों के, और सॉरी, टोटल प्रॉफिट तुम्हारा 1 लाख था। अगर डिविडेंड देना है तो 1 लाख के प्रॉफिट में से टैक्स भरो, और फिर जो बचा उस पर डिविडेंड दे दो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है तो 1 लाख का प्रॉफिट माइनस 10,000 का इंटरेस्ट, बचा 90,000। अब तुम्हें जो टैक्स देना है वो सिर्फ इस 90,000 पे देना है, इस पूरे 1 लाख पे टैक्स नहीं देना है। तो इस केस में तुम्हारा टैक्स रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, तो कम प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, तो टैक्स भी कम लगेगा, ठीक है। और इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी कम होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब बैंक की तो यार लोन की फीस थोड़ी सी होती है, लेकिन अगर तुम्हें आईपीओ निकालना पड़ा तो भैया आईपीओ निकालने का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसका खर्चा, इसको इस माध्यम से पैसा एक्वायर करने का खर्चा ज्यादा है, इस केस में बहुत कम है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है इक्विटी और डेट का। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है यार कि यहाँ पे ना तुम्हारे ओनर की कैपिटल है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तुम्हारी फिक्स लाइबिलिटी नहीं है इंटरेस्ट पे करने की, और यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा वोटिंग राइट डाइल्यूट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो अब तुम्हें अपना वोटिंग राइट ज्यादा जरूरी है, या फिर तुम्हें अपना पैसा ज्यादा जरूरी है कि मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना, वो तुम्हारी इच्छा है। उस हिसाब से तुम इक्विटी या डेट में डिफर कर सकते हो और पैसा वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं? सबसे पहला तो आता है कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। अगर तो तुम्हारे पास रेगुलरली पैसा आ रहा है फिर तो तुम इंटरेस्ट पे कर सकते हो, फिर तो तुम डेट ले सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास रेगुलरली पैसा आ ही नहीं रहा, जैसे मैंने बोला मेरे पास पूरा साल पैसा आता ही नहीं है, सिर्फ शुरुआत में आता है, तो मैं पूरा साल इंटरेस्ट कहाँ से पे करूंगी, ठीक है ना। तो अगर तो रेगुलर पैसा आ रहा है तो डेट ले लो,
अगर तुम्हारा रेगुलर पैसा नहीं आ रहा, तो तुम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर तुम्हारी ज्यादा है, मतलब अगर मेरे खर्चे पहले ही बहुत ज्यादा हैं, तो मैं डेट का एक और इंटरेस्ट खर्चा नहीं ले पाऊंगी, मैं एक और अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज नहीं बढ़ाना चाहूंगी, तो मैं डेट नहीं लूंगी। लेकिन अगर मेरे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, तो मैं एक खर्चा जोड़ सकती हूँ इंटरेस्ट का, तो मैं डेट ले सकती हूँ। ठीक है, तो हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो गो फॉर इक्विटी। लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, गो फॉर डेट। अदर फ्लोटेशन कॉस्ट, मैंने बोला ही आईपीओ का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इक्विटी के केस में खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना, पैसा रेज करने का। डिबेंचर के केस में, डेट के केस में बहुत कम होता है। तो अगर तुम्हें कम खर्चा करना है तो डेट ले लो, ज्यादा खर्चा करना है तो इक्विटी ले लो। इशू कॉस्ट, इशू कॉस्ट अगेन इट इज सिमिलर टू दैट ओनली, ठीक है, कि डेट को जो है इशू करने का खर्चा बहुत कम होता है, इक्विटी को इशू करने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो तुम किस तरफ जाना चाहते हो वो तुम्हारी श्रद्धा है। एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, ये तो वही बात हो गई वोटिंग राइट वाली। इक्विटी के केस में तुम्हारे जो वोटिंग राइट है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, इक्विटी के केस में जो वोटिंग राइट है वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें वोटिंग राइट जरूरी है, तो इक्विटी की तरफ मत जाओ। हाँ, और अगर तुम्हें वोटिंग राइट जरूरी नहीं है, तो तुम इक्विटी की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि वोट सिर्फ मेरा ही हो, तो तुम उधार पे पैसा ले लो, इक्विटी पे मत लो। पर अगर तुम वोटिंग राइट डाइल्यूट कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं यार, कोई और आके वोट कर लेगा, अच्छा ही है, डिसीजन हो जाएगा मिलके, तो तुम इक्विटी से पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्टर्स है, ये कुछ एक फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसका एक्रोनियम क्या है, चॉइस, CHOICES, हाँ, चॉइसेस। ठीक है, ये उसका है एक्रोनियम। अगला है मेरे पास रिस्क। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है, डेट के केस में तुम्हारा रिस्क बहुत ज्यादा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 5-10 सालों के बाद पैसा वापस करना पड़ेगा। पर इक्विटी के केस में बिजनेस को कोई रिस्क नहीं है। इक्विटी के केस में इफ बिजनेस में रिस्क इज लोअर, द कैपेसिटी टू यूज डेट इज हायर एंड वाइस वर्सा। इक्विटी के केस में बिजनेस को कोई रिस्क नहीं है, डेट के केस में बिजनेस को रिस्क है। तो अगर बिजनेस पहले ही बहुत रिस्की चल रहा है, तो और डेट मत लो। लेकिन अगर पहले से तुम्हारे पास और कोई रिस्क नहीं है, फिर तुम डेट की कैपेसिटी रखते हो, फिर तुम डेट ले सकते हो। लेकिन अगर पहले ही बहुत रिस्क है तुम्हारे सिर पे, पहले ही लग रहा है कि शायद बिजनेस डूब सकता है, फिर उधार पे पैसा मत लो। ठीक है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, क्या इस टाइम शेयर मार्केट में डिप्रेशन, डाउनफॉल चल रहा है, या फिर इस टाइम शेयर मार्केट में बूम है ना, ऊपर इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन टाइप चल रहा है। बूम में बहुत सारे आईपीओज आते हैं, बहुत सारे आईपीओज आते हैं, हर कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर पैसा लेके बैठा होता है, और आईपीओ आते ही इन्वेस्टर कूद जाता है, पैसा लेके आईपीओ खरीद लेता है। पर डिप्रेशन के केस में आईपीओ आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं होता, आईपीओ आएगा भी कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, तो तुम्हारे शेयर मार्केट में तुम्हें अच्छा रेट नहीं मिलेगा। सो डिप्रेशन के केस में अर्निंग जो है लो होती है, तो डिप्रेशन के केस में तुम डेट से पैसा ले लो, क्योंकि इक्विटी मार्केट में पैसा अच्छा नहीं मिलेगा। पर बूम के केस में तुम आईपीओ ला सकते हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा वैल्यूएशन अपनी कंपनी का मिल सकता है। ठीक है, तो एक्रोनियम क्या हो गया, चॉइसेस, CHOICES। ठीक है, अगला लास्ट में पास डिसीजन क्या आता है, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है भैया, कि अगर तुमने पैसा कमा लिया, कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहां से पैसा आया, प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को या तो बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट कर दो, या उससे डिविडेंड दे दो, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में वो पैसा बांट दो। ठीक है, तो अगर तो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो शेयर होल्डर्स के बीच में, उसको बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, टैक्स देने के बाद तुम्हें डिविडेंड देना पड़ता है। लेकिन अगर तुम उसको रिटेन कर रहे हो कंपनी में ही, ताकि फ्यूचर में उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सको, तुम क्या कर रहे हो, रिटेन्ड अर्निंग कर रहे हो, तो तुम पैसे को रिजर्व में रख रहे हो। तो क्या करना चाहिए, रिजर्व रखना चाहिए या डिविडेंड देना चाहिए? पहला पॉइंट आता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। कई बार ना कंपनीज एक्ट हो गया, या सेबी हो गया, ठीक है, या स्टॉक एक्सचेंज हो गए, ये खुद ही किसी कंपनी पे ना लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि तुम डिविडेंड दे ही नहीं सकते। मान लो मेरी कंपनी चल रही है बहुत बुरे हाल में, मेरी कंपनी को अपने लेट्स से जिनसे मैंने पैसा उधार लिया है, जिनसे मैंने लोन लिया है, मैं उनका लोन का पैसा नहीं चुका पा रही, ऑन द अदर हैंड अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही हूँ, तो सेबी कंपनीज एक्ट बोलेगा वाह बेटे, लोन का पैसा तो चुकाया नहीं जा रहा, शेयर होल्डर को दे रहे हो। तो वहां पे तुम्हें मना कर दिया जाएगा कि डिविडेंड नहीं दे सकते तब तक, जब तक लोन का पैसा नहीं चुका देते।
ठीक है? तो मतलब ये तो एक केस है, ऐसे कोई भी केस हो सकता है जिसकी वजह से सरकार या सरकारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि तुम डिविडेंड नहीं दे सकते। तो उस केस में तो डिविडेंड दे ही नहीं सकते, उस केस में तो तुम्हें रिटेन्ड अर्निंग्स ही करना पड़ेगा। ठीक है? अगला है असेस टू कैपिटल मार्केट या फिर एबिलिटी टू बोरो। अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और तुम्हें पता है कि मैं अभी शेयर मार्केट से या उधार पे पैसा ले सकता हूँ, इजीली ले सकता हूँ, बहुत इजी असेस है, मतलब मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं, मार्केट बूम पे है, मैं अपना आईपीओ भी ला सकता हूँ, मैं शेयर होल्डर से पैसा और ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। तो उस केस में तुम डिविडेंड दे दो, उस केस में तुम डिविडेंड दे दो और जो भी तुम्हें पैसा चाहिए वो बाहर से ले आओ। लेकिन अगर बाहर से पैसा मिल ही नहीं सकता, अगर बाहर से उधार पे या शेयर होल्डर से पैसा मिल ही नहीं सकता, तो डिविडेंड थोड़ी दोगे। तो अपने ही प्रॉफिट को रिटेन करो और अपने ही प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करो बिजनेस में। ठीक है? सो अगर तो असेस बेटर है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। अगर बाहर से पैसा नहीं मिल रहा तो डिविडेंड मत दो, रिटेन करो। ठीक है? स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा? मोस्टली जब भी कोई कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, साथ ही साथ उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर चला जाता है। तो अगर तुम चाहते हो स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाए तो तुम डिविडेंड दे दो, वरना मत दो। ठीक है? टैक्सेशन पॉलिसी, हमें पता है कि डिविडेंड जो है टैक्स पे करने के बाद दिया जाता है, टैक्स पे करने के बाद दिया जाता है। ठीक है? हमें पता है जो डिविडेंड है टैक्स पे करने के बाद दिया जाता है। द टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, सो इट वुड बी बेटर टू पे लेस डिविडेंड। तो अगर टैक्स बहुत ज्यादा है तो डिविडेंड कम दे दो, अगर टैक्स कम है तो डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। शेयर होल्डर की क्या प्रेफरेंस है, शेयर होल्डर क्या चाहता है? अब देखो, हर चीज के लिए कंपनी में क्या होती है, वोटिंग। कंपनी एक मीटिंग बिठाती है और कंपनी में क्या होती है, वोटिंग। तुम अपने बीकॉम के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ लोगे, बिजनेस लॉ वगैरह में, कि कंपनी में हर चीज के लिए क्या होती है एक वोटिंग। उस वोटिंग के अंदर ही डिसाइड किया जाता है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। तो अब शेयर होल्डर की मर्जी है, अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमें डिविडेंड चाहिए तो वो मीटिंग में वैसा वोट कर देंगे, अगर वो चाहते हैं कि डिविडेंड नहीं चाहिए तो वो वैसा वोट कर देंगे। तो शेयर होल्डर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम हो सकता है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है तो वो डिविडेंड नहीं मांगेगा क्योंकि वो तो पहले ही अमीर है। अगर कोई छोटे इन्वेस्टर है तो वो डिविडेंड मांगेंगे। तो फाइनली तुम्हारा क्या शेयर होल्डर चाहता है उसके अकॉर्डिंग तुम डिविडेंड दे सकते हो। एक्रोनियम क्या है हमारा, LASTS, लास्ट। पिछले पेज पे हमारा क्या हुआ, लास्ट। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अगला है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट अगेन सिमिलर ही है कि कई बार जब कंपनी उधार लेती है ना, तो डेट जिससे लेती है बैंक, वो बोलता है कि भैया जब तक मेरा उधार वापस नहीं दे दोगे तब तक डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है? अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, अगर तुम्हें दिख रहा है कि ना आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, तो तुम सारा पैसा वापस से कंपनी में री इन्वेस्ट कर दोगे, डिविडेंड नहीं दोगे। जब तक कंपनी ग्रो कर रही है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। पोजीशन ऑफ कैश फ्लो, अगर तुम्हारे पास अभी अच्छा खासा कैश पड़ा है तो तुम डिविडेंड दे दो, आउटफ्लो ऑफ कैश कर दो। अगर कैश पड़ा ही नहीं है तो डिविडेंड दे ही नहीं पाओगे, आउटफ्लो कैसे करोगे जब कैश ही नहीं है। ठीक है? अर्निंग, अर्निंग तो बहुत सिंपल बात है, अगर तुम्हारे पास है अच्छी खासी सफिशिएंट अर्निंग है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा, अगर प्रॉफिट कम है तो डिविडेंड कम है। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, क्या तुम स्टेबल हो, अर्निंग तुम्हारी ऐसा तो नहीं है कि इस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट है अगले साल प्रॉफिट जीरो है, ऐसा तो नहीं है। अगर हर साल स्टेबल आ रहा है, 8-10 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है हर साल, फिर स्टेबल तुम डिविडेंड दे सकते हो। ठीक है? वरना ऐसा मत करो कि इस साल 10 करोड़ आया सारा ही डिविडेंड दे दिया, अगले साल डिविडेंड जीरो कर दिया, ऐसा नहीं। स्टेबल जब हो जाएगी अर्निंग तो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का डिविडेंड हर साल दो, ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। ठीक है? अच्छा जी, चलो यहाँ तक हो गए मेरे तीनों के तीनों डिसीजन। अगला मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब इसको समझते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, नॉर्मली जो तुमने अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है ना प्लानिंग का, वही मतलब है। ठीक है? कि फ्यूचर के बारे में देखना, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना इन एडवांस, वही है प्लानिंग। बस अगर वही चीज तुम पैसे के लिए करोगे तो वो क्या बन जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग बन जाएगी। ठीक है ना? कि फ्यूचर में कितना पैसा हमें चाहिए वो एस्टिमेट करो। ठीक है? वो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाया जाएगा, वो सब एस्टिमेट करो। फ्यूचर का एस्टिमेट करो एडवांस में, अपने गोल सेट करो और उस पे काम करो। उसी के प्रोसेस को फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जा रहा है। ठीक है? कि पैसा कहाँ से पैसे की कितनी जरूरत होगी, कहाँ से पैसा आएगा,
कितने टाइम के लिए, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोला गया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के? इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। कहते हैं मुझे जब पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए, तब उतना पैसा मेरे पास अवेलेबल होना ही चाहिए। जब मुझे 10 लाख चाहिए तो 10 लाख हो, 15 चाहिए तो 15 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो इंश्योर करो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जब भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, तब वो अवेलेबल होना चाहिए। और ये कैसे अवेलेबल होगा? एडवांस में ही प्लानिंग करके रखोगे तभी अवेलेबल होगा। और वो पैसा सही जगह पे उसका बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पैसा आ तो गया, लगाया कहीं है नहीं, पैसा खाली पड़ा है, उस पे इंटरेस्ट भी भर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पैसा जो है आइडल पड़ा है, खाली पड़ा है। नो, पैसा आया है तो सही यूटिलाइज भी होना चाहिए। सो पैसा जब चाहिए तब आ जाए और सही जगह पे लगा दिया जाए। यही दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? सबसे पहला है फाइनेंस इन द राइट प्रोजेक्ट। अगर एडवांस में प्लान करके रखोगे तो ही सही जगह पे लगाओगे, वरना कहीं गलत जगह में पैसा फंसा के बैठ जाओगे जल्दी में। इसलिए एडवांस में प्लानिंग करनी चाहिए। कहीं भी बिजनेस में कोई शॉक आए, कोई सरप्राइज आए, तुम एडवांस में तैयार हो। है ना भैया, यही तो होता है प्लानिंग में, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यही होती है ना प्लानिंग। तो यही तो है फाइनेंशियल प्लानिंग कि बिजनेस में कभी भी एकदम से कोरोना आ गया, एकदम से सारा बिजनेस बंद हो गया, तुम्हें चिंता नहीं है क्योंकि तुम एडवांस में प्लानिंग करके बैठे थे। एकदम से बिजनेस में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई सरप्राइज आ गया, तो भी तुम्हें चिंता नहीं है, तुम पहले से प्लान करके बैठे थे, पहले से पैसा सही तरीके से सही जगह से इकट्ठा करके बैठे थे। ठीक है ना? सो बिजनेस में शॉक और सरप्राइज को अवॉइड किया जाए, ये भी प्लानिंग के थ्रू होता है। प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक किया जाता है, ये तो पता ही है कि प्लानिंग जो है हम फ्यूचर के लिए करते हैं, एडवांस में करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगली क्या है? सेटिंग अप द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर सही तरीके से सेटअप किया जाए, ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है ना? फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से डिसाइड करते हैं कितना पैसा डेट से आएगा, कितना पैसा इक्विटी से आएगा, डेट का इंटरेस्ट कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, इक्विटी पे कितना डिविडेंड, क्या, ये सब वो सब एडवांस में प्लान करके रखते हैं, तो हमारा फायदा हो जाता है। ठीक है, एस्टिमेटिंग ऑफ ऑप्टिमम फंड्स, कितना पैसा चाहिए वो भी एडवांस में सही से एस्टिमेट करके रखते हैं, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे क्या हो गए? FALCSE, फॉल्स। ये हमारे एक्रोनियम हो गया किसका? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि इन सभी चीजों की वजह से क्या है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर का, जिसमें से निकल के आता है तुम्हारा न्यूमेरिकल, जिसको देख के तुम डर जाते हो। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इजीएस्ट मैनर में बताऊंगी, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, डरना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है भैया कि हमारे बिजनेस में टोटल जितना भी कैपिटल है, यानी कि टोटल जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, उसमें से कितना पैसा ओनर का है, यानी कि इक्विटी शेयर का है, और कितना पैसा उधारी का है। ठीक है ना? तो टोटल कैपिटल में से कितना हिस्सा जो है हमारा डेट का है, कितना हिस्सा हमारा इक्विटी का है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर मुझे निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें क्या करना है, जितना भी मेरा टोटल कैपिटल है उसको डिवाइड करना है डेट से। ठीक है, कि टोटल कैपिटल क्या है मेरा? इक्विटी प्लस डेट, उसको डिवाइड करना है, ऊपर उसके रखना है डेट। ठीक है, इससे मेरा समझ मुझे आ जाएगा कि मेरे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना परसेंट डेट है, कितना परसेंट इक्विटी है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो बस मुझे बताता है एक मिक्सचर डिफरेंट सोर्सेज का ऑफ फंड्स। ठीक है, कौन से सोर्स होंगे, या तो इक्विटी शेयर होगा या तो बोरोइंग्स होगा। तो टोटल कैपिटल में कितना हिस्सा डेट का है वो मुझे यहाँ से पता चल जाता है। ठीक होगी बात, इतनी सी हमारी कहानी है। अब यहाँ पर ना हमारा एक टॉपिक आता है बीच में, फाइनेंशियल रिस्क का। फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ डेट। देखो, कहते हैं कि भैया मुझे ना कैपिटल में डेट भी चाहिए, इक्विटी भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, लेकिन हमारे पास अगर मैं डेट ले लेता हूं तो डेट के केस में मेरे को शो होता है एक रिस्क। डेट के केस में मेरे सिर पे आ जाएगा एक रिस्क कि हम जो है डेट को वापिस हमें करना पड़ेगा, डेट के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? डेट जो है ये हमारे लिए एक रिस्क है, एक बर्डन है, क्योंकि इसकी एक तो फिक्स लीगल ऑब्लिगेशन है कि हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा जो डेट है वो एक सर्टेन टाइम के बाद वापस भी करना पड़ेगा। लेकिन वही जो मेरी इक्विटी शेयर है उस पर तो मुझे डिविडेंड देना है, जो कोई जरूरी नहीं है कि मैं दूं ही दूं।
और दूसरी चीज वो कभी भी हमें रिटर्न भी नहीं करना। तो इक्विटी शेयर के केस में तो कोई बर्डन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, पर डेट के केस में तो हमारा एक फाइनेंशियल रिस्क है, एक बिजनेस का रिस्क है। तो अगर बिजनेस एक हायर डेट ले रहा है तो उसकी वजह से बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। तो फिर तो तुम बोलोगे कि मैम एक बिजनेस को डेट लेना ही नहीं चाहिए, बिजनेस को सारा पैसा इक्विटी से ही लेना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर ना 100% इक्विटी कर देते हैं, डेट लेते ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, डेट की वजह से फाइनेंशियल रिस्क है, डेट की वजह से सिर पे एक बर्डन है, लेकिन फिर भी कंपनी जो है पैसा उधार पे लेती है, फिर भी कंपनी खुशी खुशी पैसा उधार पे लेती है। अब ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए बेटा कि जो डेट है उसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है और उसकी वजह से मेरा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। देखो तुम्हें ये तो पता ही है कि कंट्रोल जो है डेट के केस में डाइल्यूट नहीं होता, हमें कोई वोटिंग राइट नहीं देने होते डिबेंचर होल्डर्स को, जिससे उधार लिया है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलते, तो सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, है ना? तो एक ये तो अच्छा बात है ही, तो हमें पता है। दूसरी चीज ये है कि जो इंटरेस्ट है इट इज टैक्स डिडक्टिबल। इंटरेस्ट पे करने की वजह से, इंटरेस्ट एक खर्चा है, खर्चे को जब मैं डालूंगी पीएनएल में तो मेरा प्रॉफिट कम होगा खर्चे की वजह से। अगर मुझे प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी तो कम ही प्रॉफिट पे लगेगा, तो टैक्स भी कम लगेगा। तो टैक्स तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से टैक्स कम लगता है। मैं एक्सप्लेन करूंगी न्यूमेरिकल की मदद से, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? लेकिन डेट की ओवरऑल दो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, एक मेरा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता और दूसरा इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, विच इज वाई मेरे को वहां पे थोड़ा सा फाइनेंशियल एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है? अब अगर मैं डेट ले लूं, अगर मैं डेट ले लेती हूं, अगर मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होगा और उसकी वजह से जब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसको मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लेवरेज बोलूंगी। क्या बोला मैंने अभी तक? मैं पूरा सम अप करती हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि मेरी पूरी कैपिटल में डेट कितना है और इक्विटी कितना है। डेट मेरे लिए एक रिस्क है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और रिडीम भी करना पड़ेगा, बट फिर भी लोग जो है डेट की तरफ ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि डेट जो है एक तो इससे टैक्स डिडक्टिबल होता है और दूसरा इससे कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। तो डेट अच्छी भी चीज है हमारे लिए, ठीक है ना? अब अगर मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक हिस्सा डेट का रखूं और एक हिस्सा इक्विटी का रखूं, ठीक है, तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगी? उस चीज को मैं बोलूंगी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर उस चीज को मैं फाइनेंशियल लेवरेज बोलूंगी, ठीक है? क्या है? रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेट, ठीक है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेट, अगर मेरे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा हिस्सा डेट का थोड़ा इक्विटी का होगा तो उस कॉन्सेप्ट को मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लेवरेज बोलूंगी। समझते जाओ, धीरे धीरे बहुत सारी परतें खुलेंगी, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को मैं ये बोलूंगी। अच्छा, अब इसमें एक बात लिखी है कि डेट लेने की वजह से ना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। भाई ये क्यों है कि डेट लेने की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा? ऐसा क्यों है? देखो, ये ना सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब रिटर्न इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। अब मैं तुम्हें पूरी कहानी सिंपल भाषा में समझाती हूँ। मान लो तुम्हें पता चला कि ना भाई एक काम करते हैं, अगर ना फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करके ना फॉर एग्जांपल मैं एक साल में ना 12% का रिटर्न कमा सकती हूँ, 12% का सिंपल भाषा में बोलो प्रॉफिट कमा सकती हूँ गोल्ड में इन्वेस्ट करके। फिर तो आपने बोला अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है, चल चल गोल्ड लेके आते हैं, गोल्ड लेके आते हैं। मैं बोला कहाँ से लाएंगे गोल्ड, पैसा ही नहीं है, गोल्ड तो कहाँ से लाऊं, पैसा ही नहीं है। अच्छा, पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। पहले पैसा जुगाड़ करूं, फिर उस पैसे से गोल्ड खरीदूं और फिर 12% प्रॉफिट कमाऊं, है ना? अच्छी स्कीम है, पर पैसा कहां से लाऊं? एक काम करते हैं, पैसा ले लेते हैं लोन पे। एक काम करते हैं, पैसा ले लेते हैं लोन पे। पागल है क्या? लोन पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा। मतलब मैं गोल्ड का 12% प्रॉफिट कमाने के लिए लोन का इंटरेस्ट भर दूं? ये तो बेवकूफी नहीं हुई मैम, ये तो बेवकूफी हुई ना। नहीं भाई, लोन पे तुम्हें इंटरेस्ट देना है सिर्फ 6% का। लोन पे तुम्हें इंटरेस्ट देना है सिर्फ 6% का। अब पूरी मैथ समझो, तुमने पैसा लोन पे लिया, लोन पे एक साल का इंटरेस्ट दिया 6%, उस पैसे को तुमने गोल्ड में डाला, उस पैसे से तुमने गोल्ड खरीदा और गोल्ड में एक साल में तुमने कमाया 12% का प्रॉफिट। एक साल के बाद गोल्ड बेचो, 12% का प्रॉफिट कमाओ और लोन वापस कर दो, 6% का रिटर्न, 6% का इंटरेस्ट पे कर दो। इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पास बचा 6% का प्रॉफिट। समझ गए? इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारे पास क्या बचा? 6% का प्रॉफिट। इसी चीज को फाइनेंशियल लेवरेज बोल रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल रहे हैं कि अगर
अगर जो हमारा रिटर्न है ना, जो यहाँ प्रॉफिट था, अगर वो 12% है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उधार पे है, लोन पे है, वो सिर्फ 6% है, तो अगर ये ग्रेटर है इससे, तो तुम्हें डेट लेना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? डेट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि डेट का इंटरेस्ट कम है और रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो अगर ये सिचुएशन है, ज्यादा से ज्यादा डेट लेने पे तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती, अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती कि गोल्ड पे तो मिल रहा था 12%, पर उधार मिल रहा था 16% पे, उधार मिल रहा था 16% पे, तो तुम्हें गलती से भी उधार नहीं लेना है। उस सिचुएशन में कम से कम उधार लेने पे ज्यादा से ज्यादा फायदा तुम्हारा होता। अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता और रिटर्न कम होता, तो उस सिचुएशन में कम से कम उधार लेने पे तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा फायदा होता। बस इतनी सी बेसलाइन बात है, इतनी सी बात है, बस दैट्स इट। यही मेरिकल तुम्हारा, कि अगर डेट का इंटरेस्ट ज्यादा है तो डेट मत लो, अगर डेट का इंटरेस्ट कम है तो डेट ले लो। ठीक है, इतनी सी कहानी है। इसी को अब मैं मुश्किल मुश्किल शब्दों के साथ तुम्हारे सामने पेश करूंगी। सिंपल शब्दों में समझा दिया, अब मुश्किल शब्दों में समझते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज याद कर लेना कि डेट का इंटरेस्ट ज्यादा तो डेट मत लो, डेट का इंटरेस्ट कम है तो ले लो। ठीक है, अब दूसरी चीज तुम्हें टेबल याद करना है। दूसरी चीज तुम्हें टेबल याद करना है। टेबल में तुम्हें क्या दे रखा होगा? सबसे पहले टेबल में तुम्हें दे रखा होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको तुम पीबीआईटी बोलोगे। पीबीआईटी क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अरे अगर इस प्रॉफिट में से बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो सिंपल बात है, इंटरेस्ट माइनस कर दो, टैक्स माइनस कर दो, तो वो क्या आ जाएगा? पैट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब उसको तुम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो तो तुम्हारी आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स एज इट इज याद करने पड़ेंगे। वैसे तो देखो नहीं आता न्यूमेरिकल, ठीक है, नहीं आता है न्यूमेरिकल, फिर भी अब तुम्हारा इच्छा है तो तुम कर सकते हो। क्या करना है? पीबीआईटी से शुरू करना है, माइनस करना है इंटरेस्ट, माइनस करना है टैक्स, बचेगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको तुम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, नीचे क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर तुम्हारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कि अब इसमें करना क्या है। अब यहां तक चीज समझ आ गई? क्या मैंने दो चीजें बोली हैं, एक तो ये है कि इस टेबल को याद रखना है कि एज इट इज ही बनाना है, पीबीआईटी माइनस आई माइनस टी पैट, फिर पैट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड। ये टेबल याद रख लो कि स्टेप बाय स्टेप बनाना है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि अगर तो रिटर्न ज्यादा है तो डेट लेना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डेट नहीं लेना है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। अब देखते हैं हमारे टेबल, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी। क्वेश्चन कहता है कि मुझे पैसा चाहिए 30 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी 30 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट कितना बनता है? 30 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट कितना बनता है? 3 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन मेरा टैक्स है 30%, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्निंग मेरी जो है वो है 6 लाख रुपए। अगर मैं देखूं 30 लाख का 10% कितना हुआ? 3 लाख, है ना? 30 लाख का 20% कितना हुआ? 6 लाख। मतलब मैंने जो भी पैसा लगाया, पैसा कितना लगाया? 30 लाख रुपए लगाया, उस पे इंटरेस्ट मुझे कितना पड़ रहा है? इंटरेस्ट मुझे पड़ रहा है 10%। लेकिन लेकिन इक्विटी कितनी, इक्विटी नहीं, रिटर्न मुझे कितना मिलेगा वो पैसा इन्वेस्ट करके? 20%। रिटर्न कितना मिलेगा? 20%। 6 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है ना 30 लाख रुपए लगा के, तो रिटर्न कितना है? 20%। इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो हमारा कौन सा केस बना? हमारा ये वाला केस बना कि रिटर्न इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रिटर्न ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा डेट लेने पे मेरा ज्यादा फायदा होगा। तो अगर अगर रिटर्न ज्यादा है तो जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, इसका उल्टा ये केस तो मैं करवाऊंगी, इसका उल्टा केस ना तुम खुद से बना के देखना। इसका उल्टा केस खुद से बना के देखना, जिसमें तुम क्या करना, 30 लाख रुपए है, इसमें तुम इंटरेस्ट रेट कर देना, इंटरेस्ट रेट कर देना 30%, और रिटर्न यही रखना, रिटर्न यही रखना 20% का, यानी कि 6 लाख का रिटर्न रखना। ठीक है, इंटरेस्ट कर देना 30%, बाकी सारे फिगर्स सेम रखना। ठीक है, अच्छा हमारा केस अभी क्या है? हमारा केस ये है जिसमें इंटरेस्ट कम है, रिटर्न ज्यादा है। ठीक है जी, हमें 3 सिचुएशन बना के दिखानी है। पहली सिचुएशन जिसमें मैंने डेट लिया ही नहीं, मैंने उधार लिया ही नहीं। दूसरी सिचुएशन में 10 लाख का उधार लिया। तीसरी सिचुएशन में 20 लाख का उधार लिया। ठीक है, अब आते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। मैंने टोटल कितना पैसा कमाया? मैंने टोटल पैसा कितना कमाया? 6 लाख रुपए मैंने कमाया। ये 6 लाख रुपए से, ये 6 लाख क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। इस 6 लाख पे सबसे पहले तो देते हैं इंटरेस्ट।
पहले केस में क्या उधार लिया था? नहीं लिया था, तो इंटरेस्ट किसको दूं? किसी को नहीं, तो पहले केस में इंटरेस्ट है ही नहीं। दूसरे केस में 10 लाख का उधार था, तो 1 लाख का इंटरेस्ट। तीसरे केस में 20 लाख का उधार था, तो 2 लाख का इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब इन पे देना है मैंने टैक्स। पहले केस में टैक्स लगेगा 6 लाख के ऊपर। कितना टैक्स लगेगा? 30%, 1,80,000। दूसरे केस में टैक्स लगेगा 5 लाख के ऊपर, तो 5 लाख का 30%, 1,50,000। अगले केस में टैक्स लगेगा 4 लाख के ऊपर, 6 माइनस 2, 4 लाख। 4 का 30%, 1,20,000। कैन यू सी सिचुएशन 1 से 2 में जाते हुए, 2 से 3 में जाते हुए मेरा डेट इंक्रीज हो रहा है। डेट इंक्रीज हो रहा है। डेट इंक्रीज होने की वजह से मेरा इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। प्रॉफिट कम होता जा रहा है, और प्रॉफिट कम होने की वजह से मेरा टैक्स भी कम हो रहा है। यही चीज ऊपर बोली गई थी कि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है। इंटरेस्ट के कारण प्रॉफिट कम हुआ, जिसकी वजह से टैक्स भी कम होता जा रहा है। पहले केस में डेट ही नहीं था, तो इंटरेस्ट ही नहीं था, तो प्रॉफिट ज्यादा था, तो टैक्स भी ज्यादा लगा। इस केस में डेट बहुत ज्यादा है, तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो टैक्स हमारा कम लगा है इस वाले केस में। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना इतना आ गया। ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट आया, वो सारे का सारे प्रॉफिट हम क्या करेंगे? जो भी प्रॉफिट आया उसको हम एज ए डिविडेंड बांट देंगे अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। जो भी प्रॉफिट आया उसको हम बांट देंगे अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। ओके। टोटल कितना पैसा चाहिए था? मुझे टोटल चाहिए था 30 लाख रुपए। या तो इसको डेट से लूंगी, या तो इसको इक्विटी से लूंगी। पहले केस में मैंने डेट लिया ही नहीं, मतलब सारा पैसा इक्विटी से आया। तो 30 का 30 लाख रुपए इक्विटी से आया। 30 का 30 लाख रुपए इक्विटी से आया। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे पास है 3 लाख। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है मेरे कितने? 3 लाख। मतलब 30 लाख पैसा है, तो अपना कितना हो गया? 10 रुपए का एक शेयर हो गया ना। 3 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज, तो मेरा टोटल 30 लाख रुपए बना। तो पहले केस में तो सारा ही शेयर से आया था, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 3 लाख। तो जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। प्रॉफिट कितना है? 4.2 लाख। जितना भी प्रॉफिट है वो कितने लोगों के बीच में बटेगा? 3 लाख लोगों के बीच में बटेगा। तो ओवरऑल पर पर्सन पर शेयर अगर मैं देखूं, मेरा प्रॉफिट कितना आया? सिर्फ 1.4 पर शेयर, सिर्फ 1.4 रुपीज का प्रॉफिट आया। लेकिन दूसरे केस में मैंने डेट लिया 10 लाख का, विच इज वाई सिर्फ और सिर्फ 20 लाख की इक्विटी है मेरे पास, विच इज वाई सिर्फ 2 लाख की इक्विटी शेयर है मेरे पास। तो माना दूसरे केस में इक्विटी शेयर्स कितने हैं मेरे पास? 2 लाख होने चाहिए ना। 3 लाख, टोटल 30 लाख है। 30 लाख में से 10 लाख का मैंने डेट लिया है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स शुड बी 2 लाख। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स शुड बी 2 लाख ओवर है। ठीक है। अब दूसरे केस में सिर्फ 2 लाख की इक्विटी शेयर्स है, तो अब मैं करूंगी 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख। तो मैं 3.5 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो मेरा कितना बनेगा? 1.75। ठीक है, 1.75। तो दूसरे केस में पर शेयर पैसा कितना है? 1.75। तीसरे केस पे आ जाओ। तीसरे केस में हमारा प्रॉफिट सबसे कम था। क्यों प्रॉफिट कम था? क्योंकि डेट लिया था। पर डेट कितना लिया था? डेट लिया था 20 लाख का, यानी इक्विटी शेयर थे सिर्फ 10 लाख रुपए के। तो कितने इक्विटी शेयर थे? 1 लाख इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए ईच के। तो सिर्फ 1 ही लाख लोगों के बीच में बटेगा। 2,80,000 तो आया प्रॉफिट, आई एंड एग्री, पर वो सिर्फ 1 लाख लोगों के बीच में बटेगा। वो सिर्फ 1 लाख लोगों के बीच में बटेगा, तो पर शेयर 2.8 रुपीज का प्रॉफिट बनता है। तो ये क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में? ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर आपका रिटर्न इज मोर देन द इंटरेस्ट, तो उस केस में ना, चाहे सारा पैसा उधार पे ले लो, वो सबसे फायदेमंद होगा उस केस में। क्यों? क्योंकि रिटर्न ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है। तो पर शेयर, देखो देखो हो क्या रहा है ना, उधार की वजह से इंटरेस्ट जा रहा है, आई एग्री। प्रॉफिट कम हो रहा है, आई एग्री। पर नंबर ऑफ शेयर्स भी तो कम है। तो जितना भी प्रॉफिट आया, कद्दू कटा पर सब में बटा। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, है ना? सुना है ना? तो इसमें खाने वाले ही कम लोग हैं, शेयर होल्डर्स ही बहुत कम हैं। तो चाहे प्रॉफिट कम है, पर वो कम लोगों के बीच में बटेगा। समझ रहे हो? मतलब दिस इज एज गुड एज सेइंग मेरे बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं अकेली हूं तो सारा प्रॉफिट मेरा, और ठीक है 10 लाख पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिया। लेकिन अगर मेरे पास शेयर होल्डर होता, मेरा कोई पार्टनर होता बिजनेस में, तो शायद मेरा प्रॉफिट होता 15 लाख, पर मेरे हिस्से कितना आता? 15 का आधा, 7.5 लाख सिर्फ। तो जैसे जैसे शेयर होल्डर बढ़ते हैं, पर पर्सन
प्रॉफिट कम होता है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी सच है, ये सिर्फ तभी सच है व्हेन रिटर्न इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। अगर उल्टा केस हुआ, अगर इंटरेस्ट ज्यादा हुआ रिटर्न से, तो उस केस में ये जो पहला सिनेरियो है, इसका ईपीएस सबसे ग्रेटर आएगा, इसका ईपीएस सबसे ज्यादा आएगा उस वाले केस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा जो है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हमें लोन लेना ही नहीं चाहिए, उस केस में हमें लोन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोन ज्यादा महंगा है, रिटर्न तो इतना है नहीं, तो उल्टा लॉस का फायदा है, लॉस का काम है वो तो, है ना, तो उधार नहीं लेना चाहिए उस केस में। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करके देखना कि 30 लाख रुपए का हमें अमाउंट लेना है, 30% इंटरेस्ट है, टैक्स 30% है, रिटर्न 6 लाख है। ठीक है, और ये तीनों सिचुएशन करके देखना, ये तीनों सिचुएशन का ये टेबल बना के देखना, यहाँ पे 6 लाख 6 लाख 6 लाख, इंटरेस्ट इतना इतना नहीं, इंटरेस्ट 30% लेना, बस इंटरेस्ट 30% ले लेना, बाकी पूरा टेबल बना के देखो अपने आप से, देन यू विल रियलाइज कि उस केस में पहले केस का सिनेरियो सबसे ईपीएस सबसे ज्यादा होगा पहले वाले का, बाकियों का ईपीएस कम होगा। सो तात्पर्य क्या निकला, हमारा केस क्या निकला कि थर्ड केस इसमें मोस्ट प्रॉफिटेबल था, ईपीएस हाईएस्ट था। ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही था ना, ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है। तो ईपीएस कब मैक्सिमाइज होगा? अगर रिटर्न ग्रेटर है इंटरेस्ट से, तो ईपीएस मैक्सिमाइज होगा डेट ज्यादा लेने पे। अगर उल्टा केस है, अगर इसका उल्टा केस है कि रिटर्न कम है इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ईपीएस मैक्सिमाइज होगा डेट कम से कम लेने पर। ठीक है जी, ये दोनों सिनेरियो हैं और ये टेबल है जिसको तुम्हें याद करना है एज इट इज। हो गया जी। लास्ट टॉपिक हमारे पास आते हैं, 3 फैक्टर आएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर किन चीजों से अफेक्ट होगा? देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है, यही आता है कि तुम्हें पैसा डेट से लेना है या इक्विटी से लेना है। टेक्निकली ये सेम टू सेम तुम्हारी जो फाइनेंसिंग डिसीजन था, ये सेम उसी की बात कर रहा है, ये सेम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहा है कि डेट से उठाना है इक्विटी से उठाना है, तो इसके फैक्टर अफेक्टिंग सेम ही रहेंगे कि फ्लोटेशन कॉस्ट किसकी ज्यादा है, इक्विटी की ज्यादा है। ठीक है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर मैं देखूं, अच्छा फ्लोटेशन कॉस्ट समझ आ गया कि इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है, डेट की कम है, सो यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अगला मेरे पास आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है कि इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रॉफिट है क्या उसके कितने अच्छे से वो हमारे इंटरेस्ट को कवर कर लेगा। कि हमारा प्रॉफिट है 10,000 का, इंटरेस्ट है सिर्फ 1,000 का, तो ये काफी अच्छा है, बट प्रॉफिट है 10,000 का, इंटरेस्ट है 8,000 का, ये काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ठीक है ना, तो इससे हमें पता चलेगा कितने एफिशिएंटली हमारे प्रॉफिट्स आर एबल टू कवर द इंटरेस्ट का एक्सपेंस। ठीक है ना, तो अगर हायर रेशो है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर ज्यादा है तो डेट तुम हायर ले सकते हो। ठीक है, रिस्क कंसिडरेशन, अगर तुम्हारा बिजनेस में बिल्कुल रिस्क है ही नहीं फिर तो तुम डेट ले सकते हो, अगर बिजनेस पहले ही बहुत रिस्की है फिर तुम डेट नहीं ले पाओगे भैया। ठीक है, अगला स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये भी हमने पढ़ ही लिया है, तो अगर डिप्रेशन का टाइम है तुम डेट ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे शेयर को अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर को, है ना, स्टॉक मार्केट में। पर अगर बूम का पीरियड है तो हर स्टॉक चढ़ने वाला है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो तुम इक्विटी शेयर से पैसा ले सकते हो। ठीक है, टैक्स रेट, अगर टैक्स बहुत ज्यादा है तो तुम डेट ले लो ना, है ना, क्यों फालतू में टैक्स भरना। अगर टैक्स कम है तो डेट मत लो, इक्विटी की तरफ जा सकते हो। कैश फ्लो, अगर रेगुलर कैश फ्लो है फिर तो तुम इंटरेस्ट पे कर सकते हो, तो तुम डेट ले सकते हो। अगर रेगुलर कैश फ्लो ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से भरोगे, तो डेट मत लो। कॉस्ट ऑफ डेट, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि अगर डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो तुम्हें डेट नहीं लेना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज हायर तो डेट नहीं लेना चाहिए, पर अगर डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो तुम डेट ले सकते हो। ओके जी, हो गई कहानी। अगली, बाकी कंपनीज का कैसा है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो डेट की तरफ जा रहे हैं इक्विटी की तरफ, तुम उनसे देखकर सीख सकते हो क्योंकि उन्होंने भी सोच समझ के काम किया होगा, सो तुम उनका कॉपी कर लो। अगर उन्होंने डेट ले रखा है तुम डेट ले लो, इक्विटी है तो इक्विटी ले लो। ठीक है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन डेट तो क्या करना चाहिए, तो डेट लेना चाहिए। पर अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, डेट का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो तुम्हें डेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, इक्विटी के केस में तुम्हारा कंट्रोल छिन जाएगा,
डेट के केस में कंट्रोल तुम्हारे पास रहेगा। तो अगर अपने पास रखना है तो डेट ले लो, अगर डाइल्यूट कर सकते हो कंट्रोल तो इक्विटी ले लो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी मर्जी। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल वर्सेस फिक्स्ड कैपिटल का टॉपिक। ठीक है, तो जल्दी से 5-7 मिनट में ही कवर कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? उन चीजों के लिए पैसा लगाना जो तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटीज में काम आए, जैसे कि तुम्हारे रॉ मटेरियल, वेजेस, डे टू डे खर्चे करने, सैलरी, वेजेस, खर्चा, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन चीजों का खर्चा, डे टू डे खर्चा करना। ठीक है, तो इसमें वर्किंग कैपिटल में मेजरली क्या ध्यान रखते हो? कैश तुम्हारे पास इनफ पड़ा हो, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कितना पैसा उधार पे दे रहे हो, कितना पैसा उधार पे ले रहे हो, कितना सामान उधार पे ले रहे हो, वो मेंटेन करना है ना। शॉर्ट टर्म में क्रेडिटर्स, डेटर्स को मेंटेन करना, और इन्वेंट्री में कितना पैसा लगाया है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना स्टॉक है, वो मेंटेन करना। ये तीनों को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है एक बिजनेस के लिए, शॉर्ट टर्म में अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ग्रॉस भी निकाल सकते हो, नेट भी निकाल सकते हो। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? जो करंट एसेट है, अगर उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दो तो नेट वर्किंग कैपिटल आएगी। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? पहला तो है कि अगर तुम्हारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो तुम्हें चाहिए रॉ मटेरियल, और तुम्हें उस रॉ मटेरियल में लगाना पड़ेगा पैसा, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल चाहिए ज्यादा। अगर मेरा सर्विस का बिजनेस है, मुझे वो रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, तो मुझे वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी कि तुम्हारा स्टॉक टर्नओवर ज्यादा है, यानी कि तुम्हारा स्टॉक जल्दी बिक जाता है, तुम्हारे डेटर टर्नओवर ज्यादा है, मतलब तुम्हारा डेटर बहुत जल्दी पैसे लौटा देता है, स्टॉक भी जल्दी बिकता है, डेटर भी जल्दी पैसे लौटाता है, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए। लेकिन अगर डेटर पैसे वापस ही नहीं करते 4-4 महीने, स्टॉक भी बिकता ही नहीं है 4-4 महीने, तो तुम्हें 4 महीने का पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, हायर वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। क्रेडिट अलाउड, तुम अपने डेटर्स को कितना पैसा उधार पे देते हो, कितना सामान उधार पे बेचते हो। अगर उधार पे ज्यादा सामान बेचना पड़ता है कि कौन, मार्केट ही ऐसी है, इंडस्ट्री में है ही यही, तो तुम्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। पर अगर तुम उधार पे सामान बेचते ही नहीं हो, तो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल भी कम होगी। ठीक है जी, ओके जी। अगला, लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मेरा कंपटीशन ज्यादा है तो मुझे फिनिश गुड भी ज्यादा बना के रखनी है, तो मुझे एडवर्टीजमेंट भी ज्यादा करनी है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी। अगर मेरा कंपटीशन है ही नहीं, तो मुझे फिनिश गुड भी कम रखना है, एड्स भी कम करनी है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। ठीक है ना, कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मैं अपनी मर्जी से आराम से मजे करूंगी, ठीक है ना, पर कंपटीशन होगा तो मुझे हर वक्त तैनात रहना पड़ेगा, पैसे के साथ रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल मुझे जल्दी मिल जाता है कि आज कॉल किया कल सुबह डिलीवर हो जाएगा, फिर मुझे वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। पर अगर मेरा फैक्ट्री है बहुत रिमोट एरिया में, जहां पे आज कॉल करूंगी तो 1 महीने बाद रॉ मटेरियल डिलीवर होगा, तो मुझे 1 महीने का रॉ मटेरियल या उससे भी ज्यादा एट एनी पॉइंट अवेलेबल रखना ही पड़ेगा। तो मेरा कितना पैसा रॉ मटेरियल में ही फंसा रहेगा, तो मुझे उस केस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। पर अगर बहुत जल्दी पैसा रॉ मटेरियल आ जाता है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ओके, सीजनल फैक्टर, अगर मेरा बिजनेस सीजनल है तो उस सीजन के दौरान मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, वरना कम चाहिए। ठीक है ना। स्केल ऑफ ऑपरेशन, छोटा बिजनेस कम पैसा, बड़ा, सॉरी, छोटा बिजनेस कम पैसा, बड़ा बिजनेस ज्यादा पैसा, सिंपल है ना। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अगर टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल का, हर चीज का पैसा, हर चीज का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, तैनात रखना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा रखना पड़ेगा, कि कभी भी इन्फ्लेशन हो सकती है, कभी भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ओके, बिजनेस साइकिल कैसा है, अगर कंपनी ग्रोथ वाली बूम की स्टेज में है, डिमांड ज्यादा हो रही है, सेल ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा पैसा चाहिए। अगर कंपनी डिप्रेशन की स्टेज में है कि अरे डिमांड भी कम है, सेल भी कम है, तो पैसा भी क्या ही करोगे रख के, फिर पैसा भी मत रखो वर्किंग कैपिटल में। ठीक है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्या तुम्हें उधार मिलता है? क्या जब तुम रॉ मटेरियल लेने जाते हो तो क्या तुम्हारा सप्लायर तुम्हें उधार पे देता है? अगर वो उधार पे देता है तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। पर अगर तुम्हें उधारी मिलती ही नहीं है, तुम्हें हाथों हाथ पेमेंट करनी पड़ती है, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। ओके, अगला है प्रोडक्शन साइकिल का लेंथ कितना है। प्रोडक्शन साइकिल का लेंथ मतलब कि जब तुम रॉ मटेरियल बनाते हो, रॉ मटेरियल मशीन में डालते हो, वहां से लेके फाइनल फिनिश गुड प्रोड्यूस होने के बीच में कितना टाइम लगता है। जैसे एग्रीकल्चर में तो 6 महीना लग जाता है ना, कई चीजों में 1 महीना लग सकता है,
10 दिन लग सकते हैं। कई चीजें 10 मिनट में रेडी, अभी रॉ मटेरियल डाला 10 मिनट में केक बन के मशीन से बाहर आ गया, ठीक है ना। तो अगर तो तुम्हारा ये लेंथ जो है प्रोसेसिंग साइकिल है ये कम है तो वर्किंग कैपिटल कम। पर अगर ये प्रोसेसिंग साइकिल यानी कि टाइम बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, अगर ये प्रोसेसिंग साइकिल ज्यादा है तो एक एक महीना तुम्हारा पैसा वहीं फंसा रहेगा रॉ मटेरियल में, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। लास्ट है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल भी वही बात है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। सिंपल भाषा में पैसा ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ठीक है। पहला आता है कोलैबोरेशन लेवल। अगर तो तुम अपने सप्लायर्स कॉम्पिटिटर्स उनके साथ कोलैब कर सकते हो, अपनी फैसिलिटीज शेयर कर सकते हो, तो तुम्हें कम पैसा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे कॉमर्स में दिल्ली में तो काफी इंस्टीट्यूट से करते हैं कि कॉमर्स है, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना है 11th-12th को शाम को आफ्टर स्कूल, पर सीए के बच्चे तो दिन में पढ़ सकते हैं। तो सीए वाला और कॉमर्स वाला ये दोनों इंस्टीट्यूट आपस में कोलैब कर लेंगे कि एक ही बिल्डिंग ली रेंट पे, उस रेंट को आधा आधा किया, दोनों का रेंट का खर्चा आधा हो गया। दिन में सीए वाले अपनी क्लासेस ले रहे हैं, शाम को कॉमर्स वाले अपनी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा पैसा कम लगेगा। अगर तुम्हें नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, पुरानी वाली आउटडेटेड हो गई, तो तुम्हें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, वरना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा बिजनेस अभी ग्रोथ फेज में है, अभी तो आगे बहुत ग्रोथ होगी, तो तुम पैसा डालते रहो डालते रहो डालते रहो ताकि ग्रोथ होती रहे, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा पैसा, अगर तुम्हारा छोटा बिजनेस है तो कम पैसा, ये तो सिंपल बात है ना। टेक्नोलॉजी, अगर तो तुम कैपिटल इंटेंसिव में हो कि तुम बहुत सारा पैसा बहुत सारा काम मशीनों से करवाते हो, तो तुम्हें पैसा ज्यादा चाहिए। अगर तुम सारा काम लेबर से कराते हो तो लेबर तो नहीं मांगेगी ना ज्यादा पैसा, लेबर की तो सस्ती सी दिहाड़ी होती है, तो लेबर के केस में कम पैसा चाहिए। ऑल्टरनेट फाइनेंस, क्या तुम्हें हर चीज खरीदनी पड़ती है? मशीनरी, बिल्डिंग, क्या तुम्हें सब खरीदना पड़ता है? अगर खरीदना पड़ता है तो ज्यादा पैसा चाहिए। अगर तुम उसको लीज पे, रेंट पे ले सकते हो, तो तुम्हें कम ही पैसा लगेगा फिक्स्ड कैपिटल में। ओके। एंड अगला लास्टली क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो बड़ी मशीनरी, बड़ी फैक्ट्री, सब कुछ चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल तो फिक्स कैपिटल ज्यादा। हमारे जैसे बिजनेस को, सर्विस बिजनेस को कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, कोई मशीनें नहीं चाहिए, हमारे तो भैया एक स्क्रीन लगेगी, बाकी तो टीचर का तो लेबर का खर्चा है ना। तो हमारी फिक्स कैपिटल कम हो जाएगी। सर्विस सेक्टर में फिक्स कैपिटल भी कम, वर्किंग कैपिटल भी कम। छोटे बिजनेस में सारा कुछ कम, फिक्स वर्किंग वॉटेवर है ना, कम कम कम, ठीक है। चलो यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। इस चैप्टर में क्या पढ़ा है हमने मेजरली, हमने अलग अलग चीजों के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े हैं। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल हो गया, उससे पहले 3 तरीके के डिसीजन थे, इनमें से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि 2 चीजों के पूछ लिए जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। इनमें से केस स्टडी बहुत बनती है कि कौन से फैक्टर की बात करी गई है। तो इस चैप्टर को गलती से भी तुम स्किप मत करना, ठीक है। न्यूमेरिकल मैं तुम्हें बता रही हूँ नहीं आता है, तुम्हारी अगर बहुत ही बुरी किस्मत है तो भी चांसेस है कि ना आए, ठीक है ना। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी आता है, वरना न्यूमेरिकल नहीं आता है। फिर भी मैंने इजीएस्ट मेथड तुम्हें करवा दिया है। तुम पहले तो कमेंट सेक्शन में डन लिखो कि हाँ हमने पूरा लेक्चर किया है, फिर मुझे बताओ कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। फिर हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब, एंड हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो करो, क्योंकि तुम्हारे फायदे का बहुत कुछ हर जगह हम डालते रहते हैं, ठीक है ना। अब मैं मिलूंगी तुम्हें अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।